सरस्वती वंदना की पूरी तैयारी पाठक सर महाराज है। वरदे 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 वीरवादिनी वरदे 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 वीरवादिनी वरदे निर्मल मन कर दे प्रेम तुला कर दे निर्मल मन कर दे प्रेम तुला कर दे सबकी सबल मती हो ऐसा हमको वर दे वर दे वर दे वर दे वरदे वरदे वीरवादिनी वरदे। प्रेम से बोले सरस्वती माता की जय। प्रथम दिवसीय प्रशिक्षण की शुरुआत सरस्वती वंदना से प्रारंभ किया गया, जिसमें श्री भीमन मल्ल सर द्वारा बहुत ही सकारात्मक सोच के साथ सरस्वती वंदन जो समृद्ध वातावरण में जन्मे और पले बढ़े हैं, जो हमारे समय में नहीं था, वो उन तकनीकों का प्रयोग करेंगे और साथ ही जिनका रोजगार नहीं हुआ है उन पर नवाचार करेंगे और इन नौकरियों में जाएंगे जो वर्तमान में नहीं है। उन्होंने यह भी कहा आज के युवा को ऐसी शिक्षण की जरूरत है जो आजीवन सीखने वाले बने और सहयोगी बने। इसके पश्चात डाइट के आनंद प्राचार्य डॉक्टर सिद्दीकी सर द्वारा बहुत ही रोचक ढंग से ज्ञानात्मक प्रश्नों के बारे में अपने स्टूडेंट के बच्चे का उदाहरण देकर हम लोगों को समझाया, जो बहुत ही काबिल तारीफ थी। और इसके पश्चात हमारे मास्टर जयसवाल सर द्वारा नियोजित पॉलिसी 2020 के बारे में बहुत ही रोचक ढंग से बताया। उन्होंने कहा कि एनपी में 5+3+3+4 के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। इसके पश्चात श्री भीमन मल्ल द्वारा विद्यालयीन संस्कृति के बारे में विस्तार पूर्वक समझाया, जिसमें विद्यालय का माहौल कैसा होना चाहिए, एक शिक्षक और छात्र के बीच कैसा संबंध होना चाहिए। इसके साथ साथ विद्यालय संस्कृति को मजबूत बनाने हेतु नशा मुक्ति के संबंध में बड़े रोचक ढंग से एक गीत गाकर हम लोगों का मार्गदर्शन किया और उन्होंने एक सुंदर आकर्षण ढंग से हम लोगों ने एक गीत और सुनाया था कि जिस पर क्या गीत का नाम जो भी था, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने उस गीत का गायन किया, जो कि हम लोगों के मन को छूने वाली बात कही है। इसके पश्चात श्री प्रोफेसर द्वारा ब्लू टेक्नोलॉजी जो कि एग्जामिन ग्रुप द्वारा आया था, इसके बारे में उन्होंने संक्षिप्त चर्चा की, जिसमें उन्होंने ज्ञानात्मक प्रश्न, अवधारणात्मक प्रश्न, अनुप्रयोगात्मक, विश्लेषणात्मक, प्रदर्शनात्मक, मूल्यांकन, इन सभी विषय तथा विभाग के बारे में विस्तारपूर्वक समझाया, जो कि उन्होंने कुछ अधूरी बातें थोड़ी, क्योंकि उसका सेशन नहीं था, आज का वो सेशन है जो कि आज लोग आएंगे। और इसके पश्चात हमें डाइट के द्वारा जो भोजन मिला वो भी बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट रहा और समय समय पर चाय की व्यवस्था थी, वो भी हमारे लिए बहुत ही अच्छा। और मैं इन सभी चीज़ों की व्यवस्था के लिए मैं डाइट को बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। प्रशिक्षण आरंभ हुआ। मां सरस्वती की पूजा अर्चना एवं आशीर्वाद ग्रहण कर
एवं प्रशिक्षण प्रभारी राठौर सर के उद्बोधन द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा बताई गई। डॉक्टर सिद्दीकी सर के द्वारा ब्लूप्रिंट की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इस टॉपिक पर बहुत ही सरल सहज शब्दों के द्वारा व्याख्यान दिया गया, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। मास्टर ट्रेनर दुबे सर के द्वारा शिक्षा नीति के बारे में बताया गया, जो बहुत ही सरल सहज ढंग से था, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। मास्टर ट्रेनर सूरज सर के द्वारा NAP 2020 पर विस्तृत जानकारी दी गई, जो काफी रोचक रही। मास्टर ट्रेनर मनहर सर के द्वारा विद्यालय की संस्कृति पर सहज सरल एवं बृहद जानकारी प्रदान की गई। सर के द्वारा वातावरण को बीच बीच में संगीतमय प्रेरणामय बनाया गया, जो बहुत अच्छा रहा। सभी मास्टर ट्रेनर्स के द्वारा हम सभी प्रशिक्षणार्थियों को सहज सरल एवं ऐसा अच्छा तैयार करना जिसमें बच्चों में परिवार को उनको में विभाजित कर एक साथी के रूप में निर्माण किया जाता है। ब्लूप्रिंट कहलाता है, इसमें बहुत अच्छे ढंग से हम सभी मास्टर ट्रेनर्स के द्वारा बताया गया है। शिक्षक वह व्यक्ति होता है जो छात्रों को ज्ञान कौशल और मूल्य सिखाकर उनके जीवन में मार्गदर्शन करता है और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करता है। वैसे ही हमारे सभी मास्टर ट्रेनर्स भी हमें भविष्य में आने वाले शिक्षण चुनौतियों के सामना करने हेतु हमें तैयार कर रहे हैं। हमारे सभी मास्टर ट्रेनर हमें ब्लूप्रिंट से संबंधित बारीक से बारीक जानकारी हमें देने का प्रयास किए हैं, जो मुझे अच्छा लगा। शिक्षक समाज का वह बल्ब है जो खुद जलकर दूसरों के घर को रोशन करता है। या ऐसे प्रश्नों का उद्देश्य क्या हो सकता है? आप में से कोई? चलिए ठीक है। ज्ञानात्मक प्रश्नों में सामान्यतः वे प्रश्न आते हैं जिनके उत्तर फिक्स है, उसमें किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती, एकदम तथ्य और सूचनाओं पर आधारित। भारत कब आजाद हुआ? 1947 या कीजिए, इसमें कोई चेंजेस संभव है क्या? कर सकते हैं? नहीं हो सकता। तो ज्ञानात्मक प्रश्नों का अर्थ क्या है? तथ्यों और सूचनाओं को एकत्रित करना और उसे याद करना। सामान्यतः ऐसे प्रश्न जो याद किए हुए हों, जो पर्टिकुलर एक ही उत्तर पर बने हैं, उनमें कोई परिवर्तन संभव नहीं है या उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। एज इट इज, जैसे पढ़ा गया हो, जैसे याद किया गया हो, ठीक उसी प्रकार उसके उत्तर दिए जाते हैं। उसे आप शॉर्ट एंड स्वीट ऐसा लिखें। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं या मैं ग्रुप में भेज भी दिया। तो ज्ञानात्मक प्रश्न जैसे परिभाषा पूछा जाता है ना, तो परिभाषा फिक्स रहता है कि किसी अर्थशास्त्री जैसे अर्थशास्त्री या जो भी संबंधित है तो उनके अनुसार वो दिया गया रहता है, और सेम टू सेम अगर वैसे लिख रहे हैं तो ज्ञानात्मक में आएगा, मतलब रटा हुआ है। उसके बाद फिर नियम, कोई नियम किसी के द्वारा बनाया गया है तो भी ज्ञानात्मक में आएगा, फिक्स है, वो बदल नहीं सकता। फिर सिद्धांत है, सिद्धांत भी ज्ञानात्मक में आएगा। उपकरण का नाम, हाँ चलिए उपकरण का नामकरण, शब्द, सूत्र, मानचित्र, चार्ट, चित्र नामांकन, क्या, कौन, कब, नाम, कितनी संख्या, तो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, वो ज्ञानात्मक में आएगा। ठीक है। तो ज्ञानात्मक प्रश्नों की श्रेणी जिसके कीवर्ड आपको अभी मिले, ऐसे प्रश्नों को ज्ञानात्मक प्रश्नों में शामिल करना है और इसी प्रकार से एक ब्लूप्रिंट बेस्ड क्वेश्चन पेपर रेडी किए जाए। नंबर नेक्स्ट, तो अपने शब्दों में समझें। ऐसे प्रश्नों को अवबोधात्मक या अंडरस्टैंडिंग में रखा जाता है। अपने शब्दों में समझें। उत्तर में शब्दों का अपना अपना शैली, अपना अपना, जैसे कि मैंने उससे पहले ही कहा कि वो अपने शब्दों का भी प्रयोग कर सकता है। और अवबोधात्मक के एक प्रश्न का टाइप ये हो सकता है कि अपने शब्दों में समझाइए। तो ये है अवबोध के प्रश्न। बहुत बढ़िया जानकारी है, कुछ उसमें और जोड़ना चाह रहा हूँ। जैसे अर्थ बताए है ना, तो अर्थ इसी में आएगा अवबोधात्मक की,
मतलब जो पढ़ रहे हैं वो समझ गए हैं, समझिए उसको ना, और समझ करके अपने अनुसार के अर्थ बता रहे हैं। ये और उदाहरण में इसके साथ तुलना करना, अंतर लिखना, आंकिक प्रश्न, त्रुटि और कमी, सिद्धांत का विस्तार, वो डाल दिया और ग्रुप में डाल दिया। चलिए उसको मैं बता देता हूँ, आप लोग सुन लेंगे, बाकी पीडीएफ भेज दिया गया है। चयन, पृथक्करण, संकेत देना, आलोचना, नियम एवं सिद्धांतों का सामान्यीकरण, निदान करना, विषय वस्तु को प्रयोग में लाना, चित्र, ग्राफ, हिस्टोग्राफ बनाना, मॉडल एवं टूल्स इत्यादि, मशीन का संचालन, ये सभी अनुप्रयोग एवं कौशल में आ गए। जैसे हम लोग हर छात्र में कुछ प्रोजेक्ट बनवा रहे हैं, मॉडल बनवा रहे थे, सब इसी में आ गए, अनुप्रयोग एवं कौशल में। धन्यवाद सर। बातें स्पष्ट हो पा रही हैं? कोई भी डाउट? तुलना करना इधर से मैडम, एग्जाम्पल देखें। और तर्क वितर्क आपको मैं नहीं, मतलब जैसे बाद में खुद कर रहे हैं। काटेंगे है ना कॉपी पे। तुलना किसी तर्क वितर्क का मतलब होता है कि यही बात को काटना, ठीक है, जोड़ना, तत्वों को जोड़ना। अमल का मिशन एकीकृत करना, एकीकृत करना, प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त करना, पुनः कथन, रिपीट, ये भी रचनात्मकता का एक हिस्सा है। नंबर 4, उत्तरों को मिलाना या खंड को एकीकृत करना। उत्तर यदि अलग अलग बिंदुओं पर है तो जैसे हम उत्तर कंप्लीट करते हैं, सामान्यतः बच्चों को ये बताना चाहिए, कई बार बच्चे करते क्या है कि यदि किसी प्रश्न के 6 बिंदु में उत्तर है तो वो स्टार्ट नंबर 1 पहले से ही शुरू हो जाता है, ना उसकी भूमिका बनती है और ना ही उसका निष्कर्ष निकलता है। आप उत्तर शुरू करें तो 2 लाइन की भूमिका अवश्य होनी चाहिए, उसके बाद 6 बिंदु आने चाहिए और फिर अंत में उसका कंक्लूजन फिर भी कम से कम 2 लाइन की जरूर हो। सामान्यतः कॉपी में देखा जाता है, उपभोक्ता के मौलिक अधिकारों की व्याख्या कीजिए। बच्चे ने लिखना शुरू किया, उत्तर क्रमांक 12 नंबर 1 पहले से शुरू। उपभोक्ता के मौलिक अधिकार नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। नो एनी हेडिंग, कोई हेडिंग नहीं होती। एक लाइन इतना तो लिखा जा सकता है, उपभोक्ता के अधिकार निम्नलिखित हैं, एक लाइन इतना तो लिखना चाहिए था। उसके बाद नंबरिंग होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इस प्रकार से अलग अलग तरीके अपनाए जा सकते हैं। थोड़ा सा बताएंगे ब्लूप्रिंट से क्या सर? ब्लूप्रिंट का शुरुआत क्यों हुआ? एक कोई अधिकारी थे, कहाँ के थे मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन वे वैसी फील्ड में शायद हमारे सरगुजा वाले लेडी साहब थे, जो अभी आदरणीय संजय गुप्ता सर से पहले जो थे उपाध्याय, तो वही फील्ड में शायद गए थे, तो पूछे कि ब्लूप्रिंट क्या है करके, तो वे उत्तर नहीं बता पाए, तो फिर इसी बात को लेकर वहाँ रखे होंगे कैसे ऐसा करके, तो फिर उसी टाइप का समस्या ना हो करके ब्लूप्रिंट को रखा गया है। तो सर आप लोग बताइए ब्लूप्रिंट से क्या है, क्या समझते हैं? हाँ चलिए सर की तरफ। सर ब्लूप्रिंट जो है प्रश्न निर्माण करने का विस्तृत योजना है, जिसमें हमको 6 डोमेन दिए गए हैं। उन 6 डोमेन को हमको क्या करना है, फॉलो करके प्रश्नों का निर्माण करना है। बहुत इसमें ज्ञानात्मक है, पूरा सभी लोग जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर। जी सर, बहुत बढ़िया। आप सभी जान रहे हैं आज दूसरा दिन है और जो ब्लूप्रिंट से क्वेश्चन निर्माण का प्रक्रिया वही मुख्य टॉपिक है। तो ब्लूप्रिंट को क्वेश्चन पेपर, डिजाइन प्लान भी कहते हैं या प्रश्न पत्र रूपरेखा भी कह सकते हैं, कहा जाता है
यह परीक्षा निर्माण की वैज्ञानिक योजना है जिससे प्रश्नों का स्तर, संख्या और वितरण संतुलित रहता है, मतलब किस इकाई से कितना है इसमें फिक्स होता है। और इससे कोई भी अध्याय है, कोई भी जिसमें हम कौशल बच्चों में लाना चाहते हैं, जानकारी देना चाहते हैं, वो छूटता नहीं है। ब्लूप्रिंट क्या है? किसी विषय ब्लूप्रिंट हमारे लिए बहुत जरूरी इसलिए है सर, क्योंकि बच्चे जो है पहले पढ़ाई ऐसे करते थे कि पूरा वो अध्याय से लेकर शुरू से लेकर लास्ट तक का पूरा रटाई करते थे। और उसमें क्या है, बच्चों को पढ़ते पढ़ते बहुत ज्यादा समय लग जाता था सर, वो उसको समझ नहीं पाता था कि हमको कितना तक पढ़ना है और किस विषय में कितना तक का नंबर आएगा और उसको हम कैसे उसको लिख करके अच्छे से रिपीट कर सके। इस कारण वो पूरा कहा जाए एक पूरा पाठ में पढ़ता था सर, एक अध्याय से लेकर के लास्ट तक, उसमें कितना जानना है कितना समझना है उसको समझ नहीं आता था। उसको एक पार्ट है और छोटे मार्केट के रूप में उसको अपनाया गया है ब्लूप्रिंट में, जिससे बच्चे जो है कम समय में अच्छे क्लास। जी सर, बहुत बढ़िया सर, चलिए बहुत ही बढ़िया। तो क्या है कि कम से कम समय में, जैसे 3 घंटा एग्जाम लेते हैं, तो हम जो है बच्चे को किस तरह से उनका मूल्यांकन कर पाए कम से कम समय में। तो इसीलिए जो है विभिन्न क्षेत्र को देखते हुए विभिन्न तरह के जो है प्रश्न दिए जाते हैं और कम से कम समय में उनको परखा जाता है। जी बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और उनको भी सहूलत होगी, जैसे सर जी ने कहा कि समय बच्चों के लिए समय की बचत होगी। अगर उनको ब्लूप्रिंट दिया जाए तो जहां से जिस तरह के उनको अंक आने की संभावना है वैसे से वो तैयार करने से उनकी समय की बचत होगी और पूर्ण रूप से वो उत्तर दे पाएंगे उस आधार पर। ये बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो संतुलित और न्यायपूर्ण बनता है, मतलब कोई भी पेपर झूठता नहीं है, सभी का इसमें समाहित हो जाता है, उसी हिसाब से ब्लूप्रिंट बनाया गया है। फिर पूरे पाठ्यक्रम को उचित प्रतिनिधित्व मिलता है, मतलब हर अध्याय में हर इकाई में सिखाना चाहते हैं बच्चों को, तो उसको ब्लूप्रिंट में शामिल किया गया। उस इकाई का, उस अध्याय का क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। फिर कठिनाई स्तर नियंत्रित रहता है, मतलब बहुत ज्यादा कठिन नहीं पूछा जाता है। कुछ क्वेश्चन ऐसा रहता है बच्चा आसानी से उसको हल भी कर ले, तो इन बातों का भी ध्यान रखा जाता है। शिक्षक और विद्यार्थी दोनों में स्पष्टता है, टीचर भी कन्फर्म भाई हमको इतना पढ़ाना है और इतना कौशल बच्चों में डालना है, और बच्चे भी जान जाते हैं कितना हमको जानना जरूरी है। सीखने के परिणामों की सही जांच हो जाती है इसके माध्यम से। अब ब्लूम टैक्सोनॉमी विश्लेषण, यहाँ एक बात को और ध्यान रखेंगे कि जिन प्रश्नों में अथवा दिए जाते हैं, जिन प्रश्नों में अथवा दिए जाते हैं वहां पर इस बात का ध्यान रखना होगा कि डोमेन वाइज ही अथवा हो। ऐसा नहीं कि आपने 14 नंबर पे ज्ञानात्मक लिखा हो और अथवा में आप विश्लेषण के प्रश्न दे रहे हैं। यानी अगर आपने किसी प्रश्न में ये दिया है कि राम और श्याम के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है ना, तो अथवा में ऐसा नहीं हो जाए कि फलाने का सिद्धांत बताए। अथवा भी क्या होगा, उसी डोमेन को रिलेट करना चाहिए जिस डोमेन में पहला वाक्य है, चाहे वो ज्ञान का हो, चाहे वो विश्लेषण का हो, चाहे मूल्यांकन का हो, कोई भी। अथवा का डोमेन भी सेम होना चाहिए। बात समझ पा रहे हैं क्या कहना चाहता हूं? यदि आपने प्रश्न के पहले भाग में विश्लेषण दिया है तो प्रश्न का दूसरा भाग भी विश्लेषण को ही रिलेट करना चाहिए। क्लियर? ओके, चलिए, तो कहां तक पहुंचेगा? और 6 नंबर का एक प्रश्न, कुल 3 प्रश्न हैं। 1 नंबर के 2 प्रश्न और 6 नंबर का 1 प्रश्न, कुल प्रश्न 3 और कुल पूर्णांक हुए 8। ठीक है, नेक्स्ट। डोमेन वाइज अगर देखेंगे हम लोग तो जो 6 डोमेन हम लोग पढ़े ब्लूम टैक्सोनॉमी के आधार पर, उसमें से
और बोधात्मक जो होगा वो 26%, 27%, ज्ञानात्मक जो रहेगा वो 20% जी, और अंडरस्टैंडिंग या अवबोधात्मक का जो रहेगा वो 26% जी, और अनुप्रयोगात्मक का 27%, विश्लेषणात्मक का होगा 9%, अनुप्रयोगात्मक का 27%, विश्लेषणात्मक का होगा 9%, मूल्य सिखा सकते हैं। बिन मेहनत के जीवन का सपना साकार नहीं होता। आप लोग भी गाना चाहेंगे तो गा सकते हैं। बिन मेहनत के जीवन का सपना साकार नहीं होता, केवल बातें करने से बेड़ा पार नहीं होता। चलिए आप लोग भी, बिन मेहनत के जीवन का सपना साकार नहीं होता, केवल बातें करने से बेड़ा पार नहीं होता। लक्ष्य अगर हासिल करना है तो तुमको तपना होगा, अलग भीड़ से दिखने की खातिर तुमको तो अपना होगा। झूठ मूठ के सपनों से सच का श्रृंगार नहीं होता, केवल बातें करने से बेड़ा पार नहीं होता। जीवन पे कठिन परिश्रम मंत्र था उनका, और नियंत्रण था मन में मेहनत की। जीवन में ऐसा कर जाओ नाम रहे इतिहासों में, बिना कर्म के हाथ की रेखाओं का सार नहीं होता, केवल बातें करने से बेड़ा पार नहीं होता। तन की सुंदरता बढ़ती है समय की तेज कटारी से, मन की सुंदरता बढ़ती है मेहनत के संग्यारी से। दीवारें उड़ जाती, दीवारें उड़ जाती जिनका आधार नहीं होता, केवल बातें करने से बेड़ा पार नहीं होता। बिन मेहनत के जीवन का सपना साकार नहीं होता, केवल बातें करने से बेड़ा पार नहीं होता, केवल बातें करने से बेड़ा पार नहीं होता। धन्यवाद। Which domain has based on it? कौन सा डोमेन इसमें बेस्ड है? कहने का सीधा सा मतलब ये है कि अगर हम किसी चीज की तैयारी करते हैं तो उसकी स्ट्रेटजी कैसी होती है, उसको बनाने का तौर तरीका हमारा कैसा होता है। सारे डोमेन को एक साइड रखें कि इन डोमेन पर हमको प्रश्न बनाने हैं और इनका अधिभार जो है इस तरीके से निर्धारित है। इतने नंबर के इतने प्रश्न होने चाहिए, इतने नंबर के इतने प्रश्न होने चाहिए, इतने नंबर के इतने प्रश्न होने चाहिए। इसमें सर बताया कि कठिनाई के स्तर का भी ध्यान रखना है। कठिनाई के स्तर का मतलब आप अपने हिसाब से प्रश्न तैयार नहीं करेंगे, आप बच्चों की मानसिकता को सोचते हुए प्रश्न निर्माण करेंगे। परिभाषा, नाम, तिथि, तथ्य, उत्तर छोटा और एक ही होता है। उत्तर छोटा और एक ही होता है। और इसका संकेत शब्द है, इसको नोट कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है, कब, कौन, लिखिए, बताइए, परिभाषा दीजिए। जैसे अब इसको हम उदाहरण मैं बताना चाहूंगा। जैसे अर्थशास्त्र विषय अगर हम ले रहे हैं
तो राष्ट्रीय आय की परिभाषा लिखिए, उपभोक्ता संतुलन क्या है, मांग और लागत ढाल कैसा होता है। छात्र बिना ज्यादा सोच के उत्तर दे सकता है। तो इस प्रकार एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स पर अपनी किताब लिखी और इन्होंने जो ब्लूम टैक्सोनॉमी में जो डोमेन है उसमें 3 तरह के डोमेन का जिक्र किया, जिसमें पहला था कॉग्निटिव डोमेन, दूसरा था अफेक्टिव डोमेन, नीचे लिखा हुआ है, मैंने बोर्ड पे पहले लिख दिया है सारी चीजों को, और तीसरा है साइकोमोटिव या साइकोमोटर डोमेन। तो जो कॉग्निटिव डोमेन है वो आपकी मेंटल एबिलिटीज पर बेस्ड है, मेंटल एबिलिटीज। अब मेंटल एबिलिटीज को कैसे लेते हैं, मानसिक, आपकी मानसिकता पर डिपेंड करता है मेंटल एबिलिटीज, अर्थात इसका संबंध सीधे आप